हेल्स एंजल्स दुनिया भर में सक्रिय मोटरसाइकिल क्लबों में से एक है, लेकिन क्लब शब्द से धोखा न खाएं, ये एक गैर कानूनी बाइकर गैंग है जिसे ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए जाना जाता है। इसके सदस्य किसी को भी अगवा, प्रताड़ित और मार डालते हैं जो उनकी राह में आने की हिम्मत करता है। हिंसा ही इनका जीवन जीने का तरीका है और जब कानून इन्हें पकड़ लेता है तो कोई दया नहीं दिखाई जाती। पेश हैं हेल्स एंजल्स के कुछ सबसे खूंखार सदस्य जिन्होंने कानून तोड़ा और जेल गए। ऑडिसबर्ग गैरेट। बदनामी अगर कोई इंसान होता तो वो ऑडिसबर्ग गैरेट होता। ये एक बाहुबली था। कभी हेल्स एंजल्स मोटरसाइकिल गैंग के वैलेजो इलाके का सरगना भी रह चुका था। इस गैंग का लंबे समय से गुंडागर्दी का काला इतिहास रहा है, मगर गैंग के वो बेखौफ सदस्य भी जो अक्सर ये कायदा मानते थे कि चुगलखोरों को खत्म कर दो, वो भी बच्चों को इसमें शामिल करने से कतराते थे। लेकिन गैरेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने न सिर्फ एक चश्मदीद को मारा, बल्कि उस बेचारी मां के सामने ही उसकी 6 साल की जुड़वां बच्चियों को भी मौत के घाट उतार दिया। गैरेट का ये खौफ का राज सैन फ्रांसिस्को इलाके का सरगना रहे हारी द हॉर्स फ्लेम्बुरिस की मौत के बाद शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक हारी एक बाहुबली नेता था। गैंग का सरगना रहते हुए हारी नहीं चाहता था कि हेल्स एंजल्स वेश्यावृत्ति और ड्रग्स बेचने का धंधा करे, लेकिन गैरेट इस फैसले से खुश नहीं था। मगर हारी जिंदा था तब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि गैंग सिर्फ हारी की सुनती थी। 6 जनवरी 1917 को हारी को उसके अपने घर में ही मार दिया गया। उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को बांधकर गोली मार दी गई और हत्यारे कैश और ड्रग्स लेकर फरार हो गए। जाहिर सी बात है, ये सुनियोजित हत्या थी और इस मामले को कभी सुलझाया न जा पाना इस बात की ओर इशारा करता है कि गैंग के ही किसी दुश्मन गुट ने यह हत्या करवाई थी। इनमें सबसे बड़ा शक गैरेट पर था, जिसने हारी की मौत के तुरंत बाद ही हेल्स एंजल्स को वेश्यावृत्ति और ड्रग्स बेचने के धंधे में डाल दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में जब उसे पकड़ा गया तो बताया जाता है कि गैरेट के पास पूरे अमेरिका में मेथाम्फेटामाइन बनाने और बेचने का सबसे बड़ा धंधा था। उसकी इस कामयाबी का एक बड़ा कारण हेल्स एंजल्स मोटरसाइकिल गैंग का बड़ा जाल था, जिसे गैरेट ड्रग्स बेचने और अपने दूसरे गलत कामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करता था। उन्हीं गलत कामों में से एक था मार्गो कॉम्पटन नाम की एक औरत का खून। मार्गो कभी लव नेस्ट नाम के एक वेश्यालय में काम करती थी। ये वेश्यालय हेल्स एंजल्स चलाते थे। कॉम्पटन पर गैरेट का कर्ज था और उसने अपना कर्ज चुकाने के लिए वेश्यालय में काम किया। लेकिन ऐसे धंधों में फंसना आसान होता है और एक ग्राहक द्वारा पीटे जाने और रेप किए जाने के बाद कॉम्पटन ने इस वारदात की शिकायत पुलिस से कर दी। गैरेट पर आरोप लगाया गया और मुकदमे के दौरान कॉम्पटन ने अदालत में गवाही दी। उसने गैरेट, हेल्स एंजल्स और उन भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ गवाही दी जिन्हें लव नेस्ट में हो रहे अवैध कामों के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने गैंग से रिश्वत लेकर मामले को दबा दिया था। कोर्ट में गवाही देने के बाद कॉम्पटन जानती थी कि वह खतरे में है और हेल्स एंजल्स से बचने के लिए ल्यूरलवुड भाग गई, लेकिन उन्हें कॉम्पटन को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। गैरेट ने कॉम्पटन और उसके बच्चों को मारने का आदेश दिया था, लेकिन इस बात का पता 18 साल बाद ही चला, जब जेल में बंद हेल्स एंजल्स के 2 गुंडे जो पहले से ही किसी और अपराध में सजा काट रहे थे, इस वारदात के बारे में डींग मारने लगे। जेल में खबरें जल्दी फैलती हैं और जब कैदियों को पता चला कि क्या हुआ है तो वे गुस्से में थे। यहां पता चला कि ज्यादातर गैंग सदस्यों के लिए एक लकीर होती है जिसे वो पार नहीं करना चाहते, और वो है बच्चों को नुकसान पहुंचाना। गैरेट ने इस लकीर को पार कर दिया था, इसलिए कई कैदियों, जिनमें हेल्स एंजल्स के कुछ सदस्य भी शामिल थे, उन्होंने वो काम किया जो वो आम तौर पर करने से बचते थे। उन्होंने अपने ही गैंग के आदमी के खिलाफ गवाही दी। गैरेट और हत्या में शामिल अन्य हेल्स एंजल्स के सदस्यों को गैंग से निकाल दिया गया। अपने अपराधों के लिए गैरेट को चारों जुर्म के लिए एक के बाद एक उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 12 फरवरी 2017 को अपनी मौत तक जेल में ही रहा। डेनियल रॉबर्ट्स। हेल्स एंजल्स भले ही एक बदमाश गैंग हो सकती है, लेकिन उनके अपने नियम होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह पक्का करते हैं कि उनके नियमों का पालन किया जाए। डेनियल रॉबर्ट्स उन लोगों में से एक था। खतरनाक हेल्स एंजल्स गैंग में हथियारों का इंचार्ज होने के नाते डेनियल एक ताकतवर और रसूखदार आदमी था। जहां डेनियल कानून तोड़ने वाला जिंदगी जी रहा था, उसकी प्रेमिका मेलिसा मेंडोजा कैलिफोर्निया की एक लॉ फर्म में कानूनी सहायक का काम करती थी। उनकी जिंदगी एक दूसरे के बिल्कुल उलट थी। यह रिश्ता एक प्यार वाली कहानी की तरह लगता है, जिसे सुनकर आप सोचने लगेंगे कि ये दोनों इतने अलग लोग आखिर मिले कैसे। लेकिन आप उम्मीदें ना रखें, इस प्रेम कहानी का कोई सुखद अंत नहीं है। यह सब तब शुरू हुआ जब डेनियल की एक गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसका ड्राइवर अचानक से उसकी लेन में आ गया था। डेनियल ने उस ड्राइवर पर मुकदमा कर दिया और इसी तरह वह और मेलिसा एक दूसरे से मिले।
चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं और 1 साल के अंदर ही डेनियल और मेलिसा ने अपनी बेटी सवाना का स्वागत किया। ये जोड़ा डेनियल के गृहनगर मेन में रहने लगा, जहां वे अपनी बेटी को साथ मिलजुल कर पालने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उनकी एक बार खिल चुकी मोहब्बत में जल्द ही दरार आने लगी। यह सब एक आम कपल की लड़ाई जैसा लग रहा था। डेनियल अपने दोस्तों के साथ देर रात बाहर रहता था, जबकि उसकी पार्टनर मेलिसा अकेली घर पर रहती थी। बिना किसी परिवार और आसपास शायद कोई दोस्त न होने के कारण मेलिसा को शायद मेन आने के बारे में पछतावा हुआ होगा, लेकिन डेनियल उसे अपनी बेटी के साथ वापस ऑन रेंज काउंटी नहीं जाने देना चाहता था, जो अब 2 साल की हो चुकी थी। उनकी ये लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई, जहां मेलिसा अपनी बेटी की पूरी हिरासत पाने की कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्य से जज ने फैसला सुनाया कि बेटी की कस्टडी दोनों में बंटी जाएगी, और डेनियल ने यह पक्का करने के लिए कुछ और कदम उठाए कि मेलिसा बेटी को लेकर राज्य से बाहर ना जा सके। मेलिसा ने इस पूरे मामले को खुद ही सुलझाने का फैसला किया और अपनी बेटी के साथ कैलिफोर्निया भाग गई। गुस्से में डेनियल ने मेलिसा को कई बार फोन किया और उससे सवाना को वापस लाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। कोई और रास्ता न देखकर डेनियल ने अपने वकील को फोन किया, जिसने पुलिस को इसमें शामिल कर लिया और मेलिसा को सवाना को वापस लाने के लिए कहा गया, वरना उस पर अपहरण का इल्जाम लग सकता था। यह सब इस तरह खत्म हुआ कि डेनियल अपनी बेटी के साथ वापस मेन चला गया और मेलिसा इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। ये देखते हुए कि मेलिसा ने डेनियल को चकमा दिया था, ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका रिश्ता एक दुखद मोड़ पर आ चुका था और उनकी बेटी उनके उन खुशनुमा पलों की इकलौती निशानी थी जो कभी उन्होंने साथ बिताए थे। हिरासत की लड़ाई उस वक्त खत्म हो गई जब डेनियल ने 15 अगस्त 2005 को गोली मारकर मेलिसा की हत्या कर दी। उसका दावा था कि उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसा किया था और गोलीबारी के बाद उसने पुलिस को फोन करके घटना की सूचना दी थी। डेनियल के कहने के अनुसार मेलिसा मानसिक रूप से असंतुलित थी और सवाना को लेकर भाग जाने के बाद उसे सिर्फ निगरानी में ही बेटी से मिलने की इजाजत देनी चाहिए थी। ये बात मेलिसा को पसंद नहीं आई और उसने अपने परिवार को बताया कि वह किसी अपराधी जैसा महसूस कर रही है। डेनियल को डर था कि मेलिसा कोई गलत काम करने वाली है और एक दिन घर वापस आने पर उसने देखा कि उसका रिवॉल्वर गायब है। उसने शक किया कि मेलिसा ने ही रिवॉल्वर चुरा लिया है, क्योंकि उस दिन वो उनकी बेटी से मिलने आई थी। गोलीबारी वाली रात को डेनियल ने बताया कि उसने सुना कि मेलिसा गाड़ी से घर के बाहर आई है, तो उसने भी एक बंदूक उठा ली और बाहर उससे मिलने गया। यह देखकर कि मेलिसा के पास भी बंदूक है, घबराकर डेनियल ने गोली चला दी ताकि वह उनकी बेटी के पास ना जा सके। अभियोजन पक्ष ने डेनियल की गवाही में खामियां निकाली और कहा कि घटनास्थल के मुताबिक मेलिसा के हाथों में कोई बंदूक नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके हाथ किसी और काम में व्यस्त थे। इस बात को उस बंदूक पर मेलिसा के डीएनए के ना मिलने से भी समर्थन मिला, जिसे डेनियल ने दावा किया था कि मेलिसा ने उसकी तरफ ताना मारा था। अदालत ने फैसला सुनाया कि मेलिसा की हत्या पहले से सोची समझी थी और डेनियल को 55 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जोसेफ लैंसिया। 30 साल के जोसेफ लैंसिया को हिंसा के 2 मामलों में दोषी पाए जाने पर 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। लैंसिया ने दोनों ही मामलों में बिना किसी बहस के अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले लैंसिया रोड आइलैंड चैप्टर ऑफ हेल्स एंजल्स का सरगना था। ज्यादातर मामलों में हेल्स एंजल्स का गुस्सा किसी बाहरी दुश्मन गैंग पर होता है, लेकिन कभी कभी अपने ही गैंग के सदस्यों में भी दुश्मनी हो जाती है और वे आपस में लड़ाई झगड़े करके ही मामले सुलझाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे दूसरे कई विवाद सुलझाने के लिए जाने जाते हैं। लैंसिया का हेल्स एंजल्स रोड आइलैंड चैप्टर का सरगना बनना शायद हिंसा की वजह से ही हुआ होगा और यह सिर्फ समय की बात थी कि वह जेल जाएगा। उसने शायद सोचा भी न होगा कि उसे पकड़वाने वाला उसी का अपना कोई साथी होगा। जिस घटना के चलते उसे जेल जाना पड़ा वह 12 जून 2019 को हेल्स एंजल्स के क्लब हाउस में हुई थी। लैंसिया की गैंग में शामिल होने की कोशिश कर रहे एक शख्स से दुश्मनी थी। हालांकि उनके बीच क्या हुआ यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह इतनी गंभीर थी कि लैंसिया ने बिना लाइसेंस के रखी गई 25 कैलिबर की एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल ली और क्लब हाउस के बाहर से निकल रहे ट्रक पर गोली चला दी। ट्रक चलाने वाला शख्स रिचर्ड स्टार्निनो था। गनीमत रही कि गोली नहीं लगी। शायद लैंसिया सिर्फ डराना चाहता था। आखिरकार वह और गोलियां चला सकता था, लेकिन रिचर्ड ने कोई रिस्क नहीं लेना चाहा और उसने पुलिस को गोलीबारी की सूचना दे दी। ये अच्छी तरह जानते हुए कि इससे उसे जेल हो सकती है, लैंसिया ने गैंग के एक अन्य सदस्य लांस इमोर को सबूत छिपाने का आदेश दिया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभियोजन पक्ष का कहना है कि गोलीबारी के तुरंत बाद इमोर ने क्लब हाउस में जाकर कैमरों की रिकॉर्डिंग वाली टेप्स ले ली और उन्हें एल्यूमिनियम की डिब्बी में छिपाकर अपनी कार में रख दी। रोड आइलैंड पुलिस की स्पेशल फोर्स ने छापा मारकर क्लब हाउस से गैंग के हथियार और गोला बारूद ले गए। उन्होंने ट्रक पर लगी गोली और छिपाई गई टिप्स भी ढूंढ ली। ये हमले के पक्के सबूत थे। ये जानते हुए कि लैंसिया फंस चुका है,
अभियोजन पक्ष ने इस मौके का फायदा उठाकर लैंसिया के खिलाफ अन्य गैंग से जुड़े नहीं हुए मामलों को भी सामने लाने का फैसला किया। दूसरा मामला एक स्ट्रिप क्लब में हुई लड़ाई से जुड़ा था, जहां लैंसिया ने अपने शिकार को बेहोश कर दिया था। पुलिस अफसरों को क्लब में हो रहे हंगामे की सूचना मिली थी और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि क्लब का मैनेजर हेल्स एंजल्स के कई सदस्यों को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। अपनी चोटों के बावजूद मैनेजर ने अगर बाइकर्स क्लब से चले जाएं तो कोई शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही शांति बहाल हो रही थी, लैंसिया ने वहीं पुलिस के सामने ही उस आदमी को घूंसा मारकर बेहोश कर दिया। अपने किए की सजा के तौर पर लैंसिया को अपनी 15 साल की सजा में से 5 साल एक सख्त जेल में और बाकी का समय पैरोल पर बिताना होगा। उसे $3500 का जुर्माना भी लगाया गया और उसे अपने पीड़ितों से किसी भी तरह का संपर्क करने से मना किया गया। सजा सुनाए जाने के बाद लैंसिया को जेल से बाहर ले जाते वक्त हथकड़ी लगाई जा रही थी। उसने अपने गैंग के सदस्यों की तरफ सिर हिलाया। जेल में भी चैप्टर लीडर रहने के नाते और उसके डरावने शक्ल के कारण वह हेल्स एंजल्स के सबसे खतरनाक सदस्यों में से एक माना जाएगा। कैयस विओविविस। कुछ लोग बहुत ज्यादा अतिवादी होते हैं और हेल्स एंजल्स में ऐसा ही एक इंसान था, सायस विओविस। असल में वो अभी सिर्फ शामिल होने की कोशिश कर रहा था और अगर आपको उसका नाम अजीब लगता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाकई में अजीब नाम है। जिस आदमी ने खुद को सायस बुलाया उसे पहले रॉय गुडफिंस्की जूनियर के नाम से जाना जाता था। उसने 2008 में कानूनी रूप से अपना नाम बदल लिया। शायद ये अपनी पहचान बदलने की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। वो एक वैम्पायर और शैतान का भक्त बनना चाहता था और उसने वाकई में ऐसा कर दिखाया। पहले तो उसने सायस विओविस नाम लिया, जो रोमन साम्राज्य के 2 सबसे क्रूर सम्राटों कैलिगुला और नीरो के नामों को मिलाकर बनाया गया था। अपने किरदार को और मजबूत करने के लिए सायस ने अपने शरीर को भी बदलवा लिया। उसने अपने सिर पर नकली सींग लगवा ली और माथे पर 666 का नंबर गुदवा लिया। उसकी जीभ को सांप की तरह 2 भागों में काट दिया गया। उसके दांतों को नुकीला बनाया गया और उसके कानों को भी नुकीला बना दिया गया। आप सोच सकते हैं कि वो सिर्फ एक पागल आदमी है जो डरावना लगना चाहता है। बहुत सारे लोग अपने शरीर में बदलाव करवाते हैं, लेकिन ये बात उन्हें बुरा नहीं बनाती। ये बात सही है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। अपने शरीर को बदलने के अलावा सायस पर हिंसा और अपराधों की एक लंबी लिस्ट है। ये सब तब शुरू हुआ जब वो सिर्फ 13 साल का था। उस वक्त उसे चाकू रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 6 साल बाद सायस को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उसने और उसकी 16 साल की गर्लफ्रेंड ने मिलकर एक और 16 साल की लड़की पर हमला किया था। वो लड़की सायस की गर्लफ्रेंड की उम्र की ही थी और जब उसने खुद को किसी शैतानी पूजा के बीच पाया होगा तो वो बहुत डरी होगी। उसके हमलावरों ने उसकी पीठ पर रेजर से काट लगाए और एक दूसरे को चूमते हुए उसका खून चाट लिया। सायस को 10 साल की सजा में से 7.5 साल जेल में रहने के बाद पैरोल पर रिहा कर दिया गया, लेकिन वो ज्यादा समय आजाद नहीं रह पाया। रिहा होने के कुछ ही समय बाद सायस ने एक नाइट क्लब से 2 डांसरों का अपहरण कर लिया और पैरोल तोड़ने की वजह से वापस जेल चला गया। अपराध करने की उसकी आदत ने उसे हेल्स एंजल्स के लिए एकदम सही बना दिया और सायस खुद को साबित करने के लिए तैयार था। उसे गैंग के द्वारा किए गए सबसे जघन्य अपराधों में से एक को अंजाम देने का आदेश दिया गया। डेविड ग्लासर और उसके दोस्तों एडवर्ड फ्रैम्पटन और रॉबर्ट चैडवेल की तिहरी हत्या। इन तीनों दोस्तों को मारने से पहले उन्हें प्रताड़ित किया गया, गोली मारी गई और उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। हालांकि कै कपुत ने हत्या, अपहरण और गवाह को डराने के तीनों आरोपों में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन उसे हत्या की रात को हेल्स एंजल्स के 2 अन्य सदस्यों के साथ देखा गया था। इसके अलावा कै कपुत को सीधे हत्या से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला, यहां तक कि उसके अपार्टमेंट में भी नहीं, जहां पुलिस को हथियार और चीजें मिली जो ये बताती थीं कि वो शैतान का भक्त है। कोर्ट में वकील ने बताया कि कैओस ने अपराध करने में मदद की क्योंकि वो हेल्स एंजल्स गैंग में शामिल होना चाहता था। एडम हॉल, जिसने ये सब शुरू करवाया, वो हेल्स एंजल्स का बड़ा लीडर था। उसे कैओस के साथ कई बार देखा गया था, हत्या से पहले और बाद में भी। 2 लोगों ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने कैओस को एक दुकान में देखा था जहां वो और एक आदमी आरी खरीदना चाहते थे। कैओस ने हेल्स एंजल्स के कार्यक्रमों में भी भाग लिया। 6 दिन तक सोचने के बाद जूरी ने फैसला सुना दिया। उन्होंने कैओस को तीनों इल्जामों में दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनकर कैओस, जो पूरे ट्रायल में शांत था, चिल्लाया, मैं तुम सबको जहन्नुम में देखूंगा। कैओस ने कभी हत्या में शामिल होने की बात नहीं मानी और कोई गवाह भी उसे हत्या स्थल पर नहीं देख पाया, इसलिए उसकी सजा कम से कम थोड़ी कम होनी चाहिए थी। पर जैसा कहा जाता है, जैसा दिखोगे वैसा ही व्यवहार पाओगे। जूरी को देखने में ही कैओस एक ऐसा आदमी लगा होगा जो समाज के लिए खतरा है।
भले ही उन्हें ये ना पता हो कि कैओस ने हत्या में क्या किया, ये यकीन करना मुश्किल है कि वो सीधे शामिल नहीं था। इसके अलावा कैओस भी ऐसा नहीं लगता था जो हत्या में सिर्फ देखने वाला ही होगा। शायद जूरी ने उसे हमेशा के लिए दूर करने का मौका देखा, एक फैसला जो शायद समाज को ज्यादा सुरक्षित बना देता। एडम ली हॉल। मैसाचुसेट्स के हेल्स एंजल्स गैंग के सर्जेंट इन आर्म्स एडम ली हॉल, डेविड ग्लासर, उसके रूममेट एडवर्ड फ्रैम्पटन और उनके दोस्त रॉबर्ट चैडवेल की तिहरे हत्या का मुख्य संदिग्ध था। ग्लासर गैंग का मुख्य निशाना था और बाकी दो लोग गलत समय पर गलत जगह पर थे। ग्लासर एक मजदूर था, लेकिन उसका हॉल के साथ सही रिश्ता क्या था ये पता नहीं चल पाया। ये रिश्ता तब खराब हुआ जब हॉल को शक हुआ कि ग्लासर ने उसका कार्बोरेटर चुरा लिया है और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। हेल्स एंजल्स की तरह हॉल ने ग्लासर को अपने घर बुलाकर बेसबॉल बैट से पीटा। जैसा कहा जाता है, बुरी संगत में मत पड़ो। शायद ग्लासर ने यह नहीं सोचा था कि हेल्स एंजल्स के लिए काम करने में हिंसा शामिल है। ऐसे हालात में ज्यादातर लोग शांत रहते हैं और गैंग से दूर रहते हैं, लेकिन ग्लासर ने पुलिस को सब बताने का फैसला किया। हॉल को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मारपीट, डकैती और अपहरण का इल्जाम लगा। ग्लासर उसके मुकदमे में मुख्य गवाह बनने वाला था, लेकिन ये जीत बहुत महंगी पड़ी क्योंकि अब ग्लासर पर खतरा मंडरा रहा था। कोर्ट से कुछ दिन पहले ग्लासर गायब हो गया। जब किसी खतरनाक अपराधी के मुकदमे का मुख्य गवाह गायब हो जाता है तो इसका मतलब दो चीजों में से एक होता है, या तो वो डर गया और गवाही देने से पीछे हट गया, या फिर वो मर चुका है। सबसे पहले रॉबर्ट चैडवेल के भाई लेस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो और उसका भाई अक्सर बात करते थे और जब रॉबर्ट नहीं मिला तो लेस को चिंता हुई। फ्रैम्पटन भी गायब बताया गया क्योंकि उसकी देखभाल करने वाली महिला ने उसे चेक करने का फैसला किया और उससे संपर्क नहीं हो पाए। उसके घर जाकर उसने देखा कि ग्लासर की गाड़ी बाहर खड़ी है, टीवी चल रहा है, हालांकि घर में कोई नहीं था और फ्रैम्पटन की दवाई वहीं पड़ी थी। ये एक अजीब सी स्थिति थी जिसने शायद उसे पुलिस को बताने के लिए मजबूर किया। तीनों आदमियों के गायब होने की खबर मिलने पर पुलिस ने ग्लासर को ढूंढने पर ध्यान लगाया क्योंकि वो बाकी दो आदमियों को जोड़ने वाली कड़ी और हॉल के मुकदमे का मुख्य गवाह था। जांच के बाद हॉल और उसके 3 साथी डेविड चालू, डेविड कैसी और कैओस वियोविस को गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त 2011 में डेविड ग्लासर, एडवर्ड फ्रैम्पटन और रॉबर्ट चैडवेल नाम के 3 आदमियों को कुछ बुरे लोगों ने पकड़ लिया। उन्हें बंद करके रखा गया, गोली मारी गई, उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए और फिर जमीन में गाड़ दिया गया। पुलिस को शक था कि एडम ली हॉल, डेविड चालू और कैओस वियोविस नाम के 3 आदमियों ने यह खराब काम किया है। ये तीनों शायद किसी गैंग के गुंडे हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि हॉल ने ग्लासर को खत्म करना चाहता था क्योंकि ग्लासर किसी मामले में उसका खिलाफ गवाही देने वाला था। वहां मौजूद बाकी 2 आदमी भी साथ में ही मारे गए। हॉल की गर्लफ्रेंड ने बताया कि उसने ग्लासर को मारने की धमकी दी थी। डेविड कैसी नाम का एक आदमी जिसने लाशों को जमीन में गाड़ने में मदद की थी, उसने बाद में पुलिस को बताया कि लाशें कहां दबी हुई हैं। कोर्ट में फैसला आया कि हॉल ही ये सब करवाने वाला था। उसे हत्या, अपहरण और गवाह को डराने का दोषी पाया गया। उसे पूरी जिंदगी जेल में रहना होगा। उसके साथियों को भी शायद यही सजा मिली होगी। जे विट। हेल्स एंजल्स गैंग के अंदर झगड़े होना आम बात है और कभी-कभी चीजें हाथ से निकल जाती हैं। 14 जुलाई 2013 को 48 साल के जेविट और विलियम फर्लॉन्ग के बीच की दुश्मनी एक खतरनाक मोड़ पर आ गई। विट नेब्रास्का के हेल्स एंजल्स गैंग का सदस्य था, जबकि फर्लॉन्ग एक नया शामिल होने वाला था। ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे थे ये साफ नहीं है और इस मामले में ये इकलौता रहस्य नहीं है। दोनों लोगों को सुबह के समय क्लब हाउस में जाते हुए देखा गया था, लेकिन सिर्फ विट ही बाहर निकला। इस मामले का सबूत सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज था जिसमें विट और उसकी गर्लफ्रेंड को 2:15 के आसपास उसी समय क्लब हाउस में जाते हुए देखा गया था जिस समय फर्लॉन्ग गया था। जांच करने वालों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में विट और एक महिला को, जिसे बाद में उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में पहचाना गया, लगभग 2:15 पर क्लब हाउस में जाते हुए दिखाया गया था और करीब 5:00 पर फर्लॉन्ग को भी उसी क्लब हाउस में जाते हुए देखा गया। उसी दिन सुबह 9:30 बजे तक विट और उसकी गर्लफ्रेंड एक प्लास्टिक बैग लेकर क्लब हाउस से निकल गए। इसके अलावा किसी को नहीं पता कि क्लब हाउस के अंदर दोनों आदमियों के बीच क्या हुआ। सिर्फ यही साफ है कि दोनों आदमी आपस में लड़ पड़े थे, जिसके चलते गोली चल गई। विट का वो व्यवहार जब वो सुबह क्लब हाउस से निकल रहा था, ये साबित करता है कि वो उतना बेकसूर नहीं था जितना वो दावा कर रहा था। विट के मुताबिक उसने आत्मरक्षा में फर्लॉन्ग को गोली मारी थी, लेकिन जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसे इस तरह से सजाया गया था कि लगे किसी दूसरी बाइक गैंग ने यह अपराध किया हो। दूसरा सबूत जो ये बताता है कि विट हत्या छिपाने और जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, वो ये है कि क्लब हाउस से निकलते समय उसे दरवाजे और उसके हैंडल को तौलिए से पोंछते हुए देखा गया था।
विट स्पष्ट रूप से जुर्म की जगह से अपना सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था और अगर सीसीटीवी फुटेज ना होते तो शायद जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। विट की गर्लफ्रेंड ने भी अपनी कहानी सुनाकर मामले में थोड़ी और जानकारी दी। उसके मुताबिक वो उस सुबह जल्दी सो गई थी जब विट आया और उसे जगाया। विट ने उससे कहा कि वो अपने एक भाई से उलझ गया। ये एक अस्पष्ट बयान है जिसका मतलब है कि वो किसी से लड़ाई करके आया है। उसने ये भी बताया कि नीचे जाने पर उसे एक लाश दिखाई देगी। यही लाश विलियम फॉरलॉन्ग की थी जो बार के पास गोलियों से छलनी हालत में मृत पड़ा था। उसे 3 गोलियां लगी थीं। हालांकि विट की गर्लफ्रेंड की बातचीत से यह पता नहीं चला कि दोनों आदमी किस बारे में लड़ रहे थे, लेकिन यह पक्का सबूत था कि विट ने ही यह अपराध किया था। फॉरलॉन्ग की लाश मिलने के बाद विट के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, जो पुलिस के मुताबिक नेब्रास्का छोड़कर आयोवा जा चुका था। गोलीबारी के कुछ हफ्तों बाद विट को एक चोरी की कार चलाते हुए देखा गया और उसे भगोड़े अपराधियों को पकड़ने वाली टीम ने रोक लिया। उस पर दूसरी डिग्री हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन मुकदमा शुरू होने से ठीक पहले विट ने एक समझौता कर लिया जिसके तहत हत्या के आरोप को हटा लिया गया और उसकी जगह गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया। उसने अवैध रूप से हथियार रखने और अवैध रूप से हथियार इस्तेमाल करने का भी जुर्म कबूल कर लिया और उसे 30 से 40 साल जेल की सजा सुनाई गई। जज के मुताबिक उसकी पिछली मारपीट, चोरी और ड्रग्स से जुड़े मामलों ने उसकी सजा को प्रभावित किया। विट अपनी सजा की आधी से ज्यादा अवधि पूरी करने के बाद पैरोल पर छूटने का पात्र होता, लेकिन बाद में जेल में ही उसकी मौत हो गई। जोनाथन नेल्सन। नेल्सन, जिसे जॉन जॉन के नाम से भी जाना जाता था, हेल्स एंजल्स गैंग के सोनोमा काउंटी चैप्टर का लीडर था। उसने और गैंग के 2 अन्य सदस्यों ने मिलकर अपने ही एक सदस्य की हत्या की साजिश रची। ये तीनों ही जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अलग अलग कानून लागू करने वाली संस्थाओं जैसे कि FBI, सांता रोजा पुलिस विभाग, सोनोमा काउंटी के शेरिफ विभाग और कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने मिलकर एक जांच की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के प्रभारी विशेष एजेंट के मुताबिक इस ऑपरेशन में 8 साल से भी ज्यादा का समय लगा और आखिरकार नेल्सन और उसके साथियों को सजा सुनाई गई। गैंग के सदस्य बहुत गुप्त होते हैं और वो पुलिस से बात नहीं करते क्योंकि ऐसा करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, यहां तक कि मौत भी हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि गैंग मेंबर न हो तब भी लोग चुप रहना और अपने काम से काम रखना ही बेहतर समझते हैं, ताकि उन्हें या उनके परिवार को कोई परेशानी ना हो। ये बात न्याय विभाग द्वारा जारी एक बयान से भी साबित होती है, जिसमें बताया गया है कि गवाहों ने कहा कि नेल्सन के नेतृत्व वाले सोनोमा काउंटी के हेल्स एंजल्स गैंग के सदस्यों ने किसी को भी जो पुलिस के पास जाता है उसे धमकाने की धमकी दी थी। ईमानदारी से कहूं तो ये कोई नई बात नहीं है। गवाहों को डराना धमकाना उन आपराधिक गिरोहों के लिए आम बात है जो नहीं चाहते कि उनकी गतिविधियां उजागर हों। आखिरकार अगर कोई अपराध हुआ ही नहीं है तो कोई मामला ही नहीं बनता। हेल्स एंजल्स गैंग की गवाहों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने की धमकी देने की वजह से कोई भी गवाही देने से पहले सोचेगा। इससे पुलिस का काम दोगुना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये तो इंसानी स्वभाव है कि वो अपने लिए अच्छा सोचे, और अगर इसका मतलब है कि उसने कुछ नहीं देखा या सुना तो वो ऐसा ही कहेगा। लेकिन सोनोमा काउंटी का ये गिरोह सिर्फ अपने अपराधों के लिए ही नहीं जाना जाता था, बल्कि वो अपने क्लब के लोगों वाले शर्ट, टोपी और स्वेटशर्ट भी बेचते थे और बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने के कार्यक्रम भी करवाते थे। ये सिर्फ दिखावा था या वाकई में वो ऐसा करते थे, ये बताना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जो कोई भी उन्हें परेशान करता था उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी, फिर चाहे वो उनका अपना आदमी ही क्यों ना हो। इस मामले में हत्या का शिकार जोएल सिल्वा था, जो सोनोमा काउंटी के हेल्स एंजल्स गैंग का ही सदस्य था। जैसा कि मैंने बताया, यह साफ नहीं है कि नेल्सन सिल्वा को क्यों मारना चाहता था, लेकिन सिल्वा ने जरूर कोई ऐसी गलती की होगी जिसका कोई माफी नहीं था। वैसे भी उसे अपने ही इलाके में मारने से शक पैदा हो सकता था। शायद इसीलिए नेल्सन ने हेल्स एंजल्स के 2 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सिल्वा को किसी दूसरे चैप्टर में मरवाने की साजिश रची। येल नेल्सन ने अपने इस खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए गैंग के ही एक ऐसे शख्स का इस्तेमाल किया जिसके साथ सिल्वा के बहुत अच्छे संबंध थे। ये शख्स था रसेल ओट। न्याय विभाग के मुताबिक ओट सिल्वा के पास ही रहता था और उसके परिवार के लोगों को भी जानता था। इससे यह साफ हो जाता है कि सिल्वा को शायद अपनी जान को खतरा महसूस हो रहा होगा, फिर भी वो ओट पर भरोसा करने के लिए तैयार था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, एक गलत दोस्त 5 दुश्मनों से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सिल्वा के लिए ये एक बुरा सपना था, क्योंकि असल में ओट नेल्सन के कहने पर चल रहा था, और जैसे ही वो सिल्वा को फ्रेस्नो में हेल्स एंजल्स के क्लब हाउस ले गया, वहां मौजूद गैंग के एक अन्य सदस्य ने, जो नेल्सन के साथ मिलकर काम कर रहा था, सिल्वा को सिर में गोली मार दी। इसके अगले ही दिन सिल्वा के शव को जला दिया गया, शायद इसलिए ताकि कोई सबूत न बच पाए। नेल्सन और उसके साथियों पर कोर्ट में मुकदमा चला और 9 हफ्ते तक चले। इस मुकदमे के बाद उन्हें दोषी पाया गया।
जेल सलाखों के पीछे नेल्सन को पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ सकती है, क्योंकि उसे न सिर्फ जोएल सिल्वा की हत्या में बल्कि कई अन्य आरोपों में भी दोषी पाया गया था। ज़ेन पाउरा वॉलेस। यहां बताया गया है कि हेल्स एंजल्स गैंग का कोई और सदस्य वॉलेस ही नहीं था जिसने अपने साथी को मारा हो। वॉलेस की कहानी इसलिए खास है क्योंकि उसने जितनी बेरहमी और बेवजह तरीके से जुर्म किया वो चौंकाने वाला है, और साथ ही ये भी चौंकाने वाली बात है कि उसके परिवार ने उसकी मदद की। वॉलेस और जैस्मिन की मुलाकात तब हुई थी जब वो दोनों टीनेजर थे। उनकी ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, पुरानी यादें जल्दी नहीं भुलाई जा सकती। वॉलेस और जैस्मिन का रिश्ता फिर से शुरू हुआ, लेकिन इस बार ये रिश्ता जैस्मिन के लिए जानलेवा साबित हुआ। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक जैस्मिन पर हुए हमले इतने खतरनाक थे कि उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसे घायल व्यक्ति को नहीं देखा था। यह पहली बार नहीं था जब वॉलेस ने जैस्मिन के साथ मारपीट की थी। 9 महीने के उनके इस छोटे से रिश्ते में कई बार ऐसा हो चुका था। एक बार वॉलेस ने गाड़ी रुकवाकर जैस्मिन से कार की चाबी ली और फिर उसे सीने में मारा था। उसने जैस्मिन के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ भी मारपीट की थी और जैस्मिन के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। ये सोचना भी मुश्किल है कि जैस्मिन किस हाल से गुजरी होंगी जिन्हें इतनी हिंसा सहनी पड़ी। यहां तक कि जब वॉलेस जेल में बंद था तब भी जैस्मिन उसकी हिंसा की धमकियों से सुरक्षित नहीं थी। उसने जैस्मिन को 12 से 13 घंटे तक फोन किया, और ये जानते हुए भी कि जेल की कॉल इन रिकॉर्ड की जाती है, वॉलेस ने उसे जान से मारने की धमकियां दी। जैसे कि हालात और भी खराब करने के लिए वॉलेस एक डायरी रखता था जिसमें उसने हिंसा के बारे में लिखा था। ये बात उसके मुकदमे के दौरान सामने आई। अभियोजक ने यह भी कहा कि वॉलेस का अपने साथियों के साथ हिंसा करने का लंबा इतिहास रहा है, और जो कोई भी उसके संपर्क में आता है उसके लिए वो एक गंभीर खतरा है। उसके हिंसक व्यवहार के अलावा वॉलेस का नशा करने का भी इतिहास रहा है। उसके पिता ने सबसे पहले उसे सिर्फ 9 साल की उम्र में ही गांजा दी थी, और 15 साल की उम्र तक वॉलेस पहले से ही मेथमफेटामाइन ले रहा था। 30 जुलाई 2019 को वॉलेस और जैस्मिन के बीच झगड़ा हुआ, और जैसा कि उसका स्वभाव था, अपनी दिमाग की बजाय अपने हाथों का इस्तेमाल करने वाला वॉलेस ने जैस्मिन के सिर पर कई बार मुक्के मारे। अगले दिन उसने फिर से जैस्मिन पर हमला किया और उसे इतनी जोर से दीवार के सहारे धक्का दिया कि जैस्मिन बेहोश हो गई। उसने जो किया था ये देखकर वॉलेस ने अपने पिता स्टीवन वॉलेस को मदद के लिए बुलाया। स्टीवन जैस्मिन को अस्पताल ले गया, लेकिन उसने वॉलेस की मां और बहन के साथ मिलकर जैस्मिन के साथ हुई घटना के बारे में झूठ बोलने की साजिश रची। जैस्मिन की मां ओशेया ने बताया कि अस्पताल के बिस्तर पर खून से लथपथ और दिमाग में कई जगह खून जमा होने के कारण उसकी बेटी की हालत देखना एक बुरा सपना जैसा था। डॉक्टरों के आश्वासन के बावजूद ओशेया जानती थीं कि उनकी बेटी बच नहीं पाएगी, और 2 अगस्त 2019 को उन्होंने जैस्मिन की लाइफ सपोर्ट मशीन बंद कर दी और उन्हें आखिरी सांस लेते हुए देखा। इतने दर्द भरे कुछ शब्दों में ओशेया ने कहा, पहले मुझे ही जाना चाहिए था। अब मैं हमेशा वह बूढ़ी औरत रहूंगी जिसे हर रोज अपनी बेटी को खोने का गम सहना पड़ेगा। वॉलेस को पता था कि एक आजाद आदमी के तौर पर उसके दिन अब गिने चुने हैं। उसका बचाव करने वाले वकील ने कहा कि वॉलेस जानता था कि उसे या तो पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी या पैरोल पर रहना होगा, और जैसा कि उसने सोचा था, जज ने उसे 15 साल 6 महीने की सजा काटने के बाद पैरोल पर रिहा होने की संभावना के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई। मुकदमा 3 साल से ज्यादा चला, लेकिन आखिरकार जैस्मिन के परिवार को वह इंसाफ मिला जिसके वो हकदार थे। गौरतलब है कि ये कैदी जेल में बंद सबसे खतरनाक हेल्स एंजल्स गैंग मेंबर्स में से कुछ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर कार्ड को क्लिक करें।